सर जी हैं और अन्य जितने पदाधिकारी दिल्ली टीम से हैं, हमारे अम्बाला से पंकज शर्मा जी हैं, इनके साथ में और भी टीम आई है। लोको वर्कशॉप से आए हुए सभी साथियों को CNW साहब से, लखनऊ से जितने भी साथी हमारे इस सभा में उपस्थित हुए हैं, उन सबको भी विशेष धन्यवाद है। और ख़ास तौर से आज के प्रोग्राम को व्यवस्थित करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए हम अपने RDSO के SSC वर्क्स जो साथी हैं श्री महादेव जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था अरेंज करके इस कार्यक्रम को आयोजित कराया है। वो विशेष रूप से हमारी तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। और उससे ज़्यादा उपलब्धि हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी के मुखिया श्री अशोक गुप्ता सर और अशोक यादव, मुकेश गुप्ता सर और अशोक यादव जी हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका सपोर्ट है, वो हम सबको इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में बहुत मदद मिली है। जो भी कार्य आज तक हुए हैं उन सब के कर्णधार हमारे मुकेश गुप्ता सर हैं और अशोक यादव सर जी हैं, उनकी पूरी टीम है। हम हृदय से उन्हें धन्यवाद देते हैं, कोट कोट नमन करते हैं। साथियों, हम अपना अनुभव अगर शेयर करें तो हम 2009 में जो है एक केंद्रीय कल्याण निधि द्वारा एक वेलफेयर का जो है हैंडीकैप कर्मचारियों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज कराया गया था नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर से, जिसमें मुझे जाने का, अपने नॉर्दर्न रेलवे से 2-3 साथियों के साथ जाने का मौका मिला था। वहाँ जाकर के मुझे जो अचीवमेंट मिला है, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मिला है कि मुकेश सर और अशोक सर का जो सानिध्य है और उनका जो ज्ञान हमें मिलता रहा है, उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। इसके साथ में अम्बाला से हमारे पंकज शर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत ही मुझे मोटिवेट किया है। उस कैंप से आने के बाद में जो मुझे खुशियाँ मिली हैं, जो मुझे ताकत मिली है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वो सब उस जो कैंप में हमें जाने से मिला है और जो मार्गदर्शन मिला, जो वहाँ हमने इंजॉय किया सबके साथ में मिलकर के, वो आज मुझे याद है। और उसके माध्यम से हमने अपने मंडल कार्यालय में साथियों को मैंने जानकारी दिया। जानकारी देते हुए बहुत से लोगों ने समझने की कोशिश की और मेंबरशिप भी बढ़ाया हमने, लोगों ने मेंबरशिप भी दिया और लोगों को जागरूक करने का कोशिश करता रहा। उसके बाद में फिर काफ़ी समय बीता और भी मौके पर हम हेडक्वार्टर के जो बुलाने में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते थे, उनमें हमने शामिल होने की कोशिश की, जिसमें बहुत सी सीखने की चीज़ मिलती थी। हम अपने लखनऊ के साथियों से, खास तौर से हमारे जो मंडल के साथी हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आरोप न लगा कर कि हमारा काम नहीं हो रहा है, बल्कि जानकारियाँ उपलब्ध करके आगे अपने साथियों को प्रोत्साहित करें कि आप इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि जो मुकेश गुप्ता सर और अशोक सर की वजह से जो हमें लिटरेचर मिला हुआ है अपने हैंडीकैप एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, उसमें बहुत कुछ जो है लिखा हुआ है। एक तरीके से अतः सागर अगर हम उसको सीख लें तो हमारी कोई भी समस्या जो है निदान होने में बहुत समय नहीं लगेगा। बशर्ते ज़रूरत है कि हमें उसके लिए डेडिकेट होना चाहिए, अपने साथियों के साथ में बढ़ चढ़ के साथ में जो है मांग उठानी चाहिए, अधिकारियों से मिलना चाहिए। लेकिन हमारे मंडल कार्यालय के साथी अभी जहाँ उतना एक्टिव नहीं हो सके हैं। आज की डेट में हमारे माधव जी युवा शक्ति जो है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, आए हुए हैं। और राकेश निषाद जी हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने भी साथ देने का संकल्प लिया है। और भी हमारे कई साथी आए हैं, जिनकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि आने भविष्य में हमारे साथी संघर्ष करते हुए अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखेंगे और अपनी मांग को रखते हुए उसका समाधान कराएंगे। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, वो हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं समाधान करने के लिए। हमें ज़रूरत है उनसे संपर्क करने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए। और ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नहीं हो सकता है, हमारी कोशिश की कमी है, हमारी बेशक कुछ कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम किसी से पीछे नहीं हैं, सभी लोग सक्षम, जो हमें समाज अक्षम समझता है
वो हम सक्षम दिखा करके साबित कर सकते हैं और साबित हुआ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका नतीजा आज ये है कि इतने सालों के बाद में लखनऊ में जो प्रोग्राम नहीं हो सकता था, वो आज सब केंद्रीय कार्यकारिणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं और पंकज जी हैं, हमारे महादेव महतो जी आरडीएसओ से, उनकी टीम, हमारे साथियों के सहयोग से जो आज यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन 25वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये हमें मौका मिला और इसके हम सब साक्षी हैं। और आगे इसमें बहुत सी चीज़ें अपने गुरु से, अपने जो मुखिया से सीखने को आज मौका मिलेगा। सेकंड सेशन में ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जिसमें आप लोग प्रमोशन के लिए रोस्टर की जानकारी जो है जान ले सकते हैं और अच्छे से सीख करके अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करेंगे, तभी इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथियों, हमारे सभी साथियों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो आज की सभा में आए, उपस्थित हुए, कार्यक्रम को सफल कराने में अपना प्रयास किया। और आगे हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग अभी मेंबरशिप नहीं लिए हैं एसोसिएशन की, उसमें कम से कम 7 साल की जो है मेंबरशिप, जिसमें 500 रुपये 600 रुपये दे करके जो है लेना है और 3100 रुपये में मेंबरशिप जो है लाइफ टाइम की मिलती है। तो अपने सभी साथियों से जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप एसोसिएशन की नहीं ली है, उसमें अपनी मेंबरशिप लेने का प्रयास करें और अपने साथियों को प्रेरित करें, जिससे कि हमारा संगठन मजबूत हो सके और समय समय पर इस तरह के बड़े प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर सकें। इन्हीं बातों के साथ में आप सभी साथियों को पुनः धन्यवाद है। धन्यवाद साथियों, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुप्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, जो एजेंडा की एक आध आइटम रह गई है, और साथ ही आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे जो कैशियर संजय डूंगा जी यही मौजूद हैं। यदि कोई भी मेंबरशिप लेना चाहता है या कोई आर्थिक सहयोग एसोसिएशन को करना चाहता है अपनी तरफ से, तो वो उनसे जरूर मिले। धन्यवाद। आइए आप सब लोग आए और काफ़ी देर से आप लोग सुन रहे हैं और सारी बातों को समझ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अभी तक हम लोगों ने उन सब बातों पे चर्चा की जो हमारे नियम कुछ हद तक थे, या हम लोगों ने जितने एफर्ट्स किए या कुछ किए। इसी परंपरा में हम लोगों का हर वर्ष जब हम लोग वार्षिक अधिवेशन करते हैं, तो अगले वर्ष के लिए भी हम कुछ चीज़ों को बना करके रखते हैं। यानी जैसे हम परिवार में भी होता है कि हम लोग भविष्य के लिए कुछ अपने लिए टारगेट फिक्स करते हैं कि हम अगले वर्ष के आने वाले समय में हम लोग क्या करने की कोशिश और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ करेंगे। तो इस वर्ष एसोसिएशन की तरफ से लगातार जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर 5-6 चीज़ों को हम लोगों ने टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसमें अगर आप सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी डिविजन्स की कार्यकारिणी सहयोग करेंगी, तो उसमें हम लोग ज़्यादा आसानी से अचीव कर पाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि रिजर्वेशन, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों के अंदर लागू है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश जगहों पर न तो रिक्रूटमेंट में रोस्टर बने अभी तक और न प्रमोशन में बने। और ये स्थिति केवल नॉर्दर्न रेलवे की नहीं है, पूरे इंडियन रेलवे की है। तो हम लोगों ने रेलवे बोर्ड स्तर पे भी इसमें प्रयास किया और रेलवे बोर्ड ने अभी रिसेंटली एक लेटर भी निकाला है कि सभी जोनल रेलवे एक छानने से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रोस्टर बनाए और बैकलॉग को भरे। तो हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए, और हेडक्वार्टर से डिविजन्स को निकल चुका है वो लेटर, कि हम लोग डिवीजनों को भी इस बात के लिए प्रेशराइज करें कि एक छानने से रोस्टर बने। और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं आप लोगों को लंच में आपके सामने ही बताऊंगा कि कैसे मुश्किल नहीं है, आसानी से बन सकता है। मैं ही नहीं, आप भी बना सकते हैं उस रोस्टर को। सिमिलरली प्रमोशन में हम लोगों ने हेडक्वार्टर के अंदर एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन एक बनाया था पी ब्रांच के खिलाफ, जिसमें हम लोगों ने पी ब्रांच में 5 दिन तक 5 वर्किंग डे एपीओ के सामने धरना दिया, लंच टाइम में दिया करते थे डेली। इसी तरीके से 5 दिन फिर डिप्टी सीपीओ के सामने देते थे। अल्टीमेटली सीपीओ, डिप्टी सीपीओ और हमारे जो लाइसेंस ऑफिसर थे उनको मजबूर होना पड़ा। और आज प्रधान कार्यालय में स्थिति ये है कि पी ब्रांच का कोई भी रोस्टर आरपीसीएल तब तक वेट नहीं करता जब तक पीडब्ल्यूडी का रोस्टर नहीं जाता। आप समझ लीजिए, अगर इस तरह की सिचुएशन आप लोग डिविजन्स में भी करने में कामयाब हो, तो एटलीस्ट रोस्टर तो बनेंगे। नॉर्दर्न रेलवे में 20/11/89 से रोस्टर बनाने का प्रावधान है। तो एक हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोग किसी भी हालत में रोस्टर बनाने के लिए प्रयास करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी और प्रमोशन का भी। क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अगर प्रमोशन के लिए हम लोग प्रेशराइज करेंगे
तो हमारे और बहुत सारे साथियों को जो बाहर अभी तक बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को सर्विसेज मिलेंगी। दूसरा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है एक्सेसिबिलिटी का। रेलवे की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, हम लोगों का बिजनेस सेक्टर है, लेकिन हम लोग बिजनेस सेक्टर को क्या करेंगे, अपने स्टेशनों को क्या बनाएंगे, हम अपने ऑफिसों को एक्सेसिबल नहीं बना पाए आज तक। तो हम सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग अपने अपने ऑफिसों को चारों तरफ देखें और केवल एसोसिएशन को नहीं, प्रशासन को भी लिख करके दें कि ये चीज हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पर इस तरह की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाए और सभी लोग एसोसिएशन के साथ जुड़ करके इस काम को करें। तीसरा है ऑफिस इक्विपमेंट का, जो हमारे बहुत सारे साथियों को अलग अलग तरह की ऑफिस इक्विपमेंट की जरूरत होती है। जैसे हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं, उन लोगों को स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत है, या किसी साथी को कंप्यूटर की जरूरत है। बहुत सारे हमारे यहाँ अभी भी कंप्यूटर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है, सभी की सीटों पर नहीं होते, बहुत सारी जगहों पर सीटों पर नहीं है और हमारे पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉई को बार बार उठ करके जाकर के काम करने में असुविधा होती है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम बहुत सारे ऑर्थोपेडिकली डिसेबल लोग हैं जिनके पैरों में प्रॉब्लम है। अगर उन लोगों को बार बार जाकर के दूसरी सीटों पर यहाँ से उठ करके मुझे बार बार दूसरी सीटों पर जाके काम करना पड़े तो मेरी एफिशिएंसी अपने आप डाउन हो जाएगी। तो उन लोगों को सीटों पे कंप्यूटर दिए जाएं। तो इस तरह की चीजों के लिए हमें करना पड़ेगा, प्रावधान इसके हैं। जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, रूल भी है, पैसा भी है, कमी है केवल इंटेंशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेंशन नहीं है। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इसकी अब ऐप भी आ चुकी है। हम लोगों ने नॉर्दर्न रेलवे के अंदर इस बात की मुहिम पूरी तरह से बना रखी है कि ऐप का जो खर्चा है वो रेलवे दे और हमारे न केवल जो दृष्टिबाधित साथियों उनके लिए वो फायदेमंद है, बल्कि जो हमारा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, जो हम बिजनेस करते हैं, जो हमारे बहुत सारे रिजर्वेशन क्लर्क हैं, टीटी हैं, टीसी हैं, जिनको की आम एक जो डेफ हमारे साथी होते हैं, हेयरिंग साथी होते हैं, जो बाहर ट्रेवल कर रहे होते हैं, रिजर्वेशन कराने के लिए जाते हैं, उनको वहां समस्या आती है रिजर्वेशन कराने में टिकट काउंटर पर, तो वो समस्या दूर हो सकती है अगर वो साइनेबल ऐप जैसी ऐप का प्रावधान रेलवे उन अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए कर दे, तो वो उन साथियों से हमारे आराम से बात कर सकते हैं, उनकी बात को समझ सकते हैं। तो उसके लिए दिल्ली मंडल के अंदर हम लोगों ने प्रधान कार्यालय में कोटेशन भी ली थी, लेकिन वो अभी आगे बढ़ाना उसमें शेष बाकी है। तो हमारी कोशिश ये है कि पूरी नॉर्दर्न रेलवे में एक नोडल के रूप में काम करते हुए साइनेबल का भी समस्या को हम लोग इस आने वाले वर्ष में प्रावधान कराने का प्रयास करें पूरा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट, हमारे कुछ आईडीएसओ के साथी जो हमारे महतो जी उन्होंने भी उठाया, मैडम के साथ भी वो समस्या आई थी और बहुत सारे साथी हैं। जो हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब है, चाहे वो ग्रुप सी का हो, चाहे ग्रुप बी का हो या ग्रुप ए का हो, रेलवे के अंदर बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। रेलवे ने एक तो वो अपनी मर्जी से बनाया, नंबर 1 बात। डीपीडब्ल्यूडी ने जो बना करके दिया उसको उन्होंने माना नहीं है। आप लोगों को मैंने ग्रुप में भी डाला था कि उस सब को लेकर के मैं किसी और केस में उनके हेयरिंग के एडवाइजर के तौर पर उसमें शामिल होता हूँ। उस केस में हम लोगों ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का केस है, वो मिस्टर मिस्टर वर्सेस रेलवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड, उसमें 10,000 रुपए का जो पेनल्टी है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड पे लगाई है। और ये शायद इस रेलवे के इतिहास का पहला ऐसा केस है जिसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड पे 10,000 रुपए की पेनल्टी सीसीबीडी ने लगाई है। आप लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोगों को लड़ना है। अगर मैं नहीं डर सकता और हमारे साथी नहीं डरते तो आप लोग क्यों डरते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं डिस्क्रिमिनेटरी कैसे है या बहुत ज्यादा किस तरह से गलत बनाया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग, सारे लोग स्टाफ में काम करते हैं। ग्रुप सी की बात करता हूँ पहले। ग्रुप सी में पी ब्रांच के अंदर टोटल ब्लाइंड या टोटल वीआई आदमी काम कर सकता है, मैकेनिकल में क्लरिकल का काम कर सकता है, स्टोर में काम कर सकता है। रेलवे की सारे डिपार्टमेंट जितने हैं एक्सेप्ट अकाउंट्स, सब में काम कर सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली टोटल ब्लाइंड की पोस्ट को ग्रुप सी में अकाउंट्स के लिए नॉट आइडेंटिफाइड कर दिया, मनमर्जी तरीके से। पहले आइडेंटिफाइड थी, बाद में नॉट आइडेंटिफाइड कर दिया। क्यों? काम तो सेम है, एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं गस्टेड की, गस्टेड में एपीओ की पोस्ट बहुत लाइक इफेक्टेड के लिए नॉट आइडेंटिफाइड है, जबकि अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट आइडेंटिफाइड है। एक अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट और एपीओ की पोस्ट में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम होती हैं। इसी तरीके से एपीओ की पोस्ट में जो हमारे आरडीएसओ में हमारे साथी भी बोल रहे थे कि ब्लाइंड को उन्होंने नॉट आइडेंटिफाइड किया हुआ है, लो विजन को किया हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। डीपीडब्ल्यूडी के अंदर आइडेंटिफाइड है,
और कोई भी पोस्ट अगर DEPWD पूरी मदद करेगी। तो ये हमारा टारगेट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब को हम इस बार टॉप प्रायोरिटी पे रखें। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, अभी आप लोगों को मालूम होगा कि ट्रेड यूनियन के इलेक्शन हुए, URKU को सपोर्ट किया और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने एक समझौता किया और उस समझौते के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि उनसे समझौता केवल डिसेबल लोगों के लिए नहीं है, हमारा समझौता इस बात के लिए भी कि जो जनरल समस्याएं होंगी उनमें भी हम पार्टिसिपेट करें। यानी अब वो समय आ गया है केवल हम अपने लिए मांगना छोड़ दें, हम लोग जनरल जो समस्याएं हैं, जो जनरल एज ए जनरल एम्प्लॉय मेरी समस्याएं हैं और दूसरों की समस्याएं जैसे OPS NPS आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी फाइट करें और हम दुनिया को दिखा दें कि हम लोग हर तरह से सक्षम हैं और हर लड़ाई के लिए सक्षम हैं। तो इस 5-6 चीजों को हम टारगेट बना के चल रहे हैं और अगले वर्ष में हम लोग इस सब चीजों को अचीव करने का प्रयास करेंगे। अब हमारा खाना तैयार है, आप सब लोग खाने के लिए आगे बढ़िए और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग का सेशन रखेंगे जिसमें मेन हमारा फोकस होगा रोस्टर के ऊपर और रिजर्वेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और एक बात और, जिन साथियों को बुकलेट नहीं मिली है लखनऊ और दूर से बाहर से जो आए हैं वो अपनी बुकलेट लेकर के जाएं। धन्यवाद।